हेलो एंड वेलकम टू मेंटोस इंस्टीट्यूट। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया CUET 2025 को लेकर फिजिक्स का जो सीरीज़ है, इसमें हम सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारा टारगेट ये है कि इसमें हम हर चैप्टर से 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन है जो आने वाले टाइम में आ सकता है इस साल में। और बाकी के जो 10 से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है PYQ हम सोल्व करेंगे कि किस तरीके से किस पैटर्न पे CUET जो है पूछता है। और हमें पता है कि CUET में जो है MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस पार्टिकुलर पूरे सीरीज़ में MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। भर 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 के क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर से कम 30 से 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें आज हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने 15 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया। अगर आपने ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को क्या कह रहा हूँ। मैं एक पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ वाइट कलर का। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है Me द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में विराम से एक निश्चित दूरी तक चलने में T1 समय लेता है। मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि एक वैद्युत क्षेत्र, कांस्टेंट वैद्युत क्षेत्र है जिसमें रुके हुए अवस्था से कुछ दूरी तक चलता है, तो उसमें कितना टाइम लेता है, ये T1 समय लेता है। ठीक है। इसी वैद्युत क्षेत्र में MP द्रव्यमान का एक प्रोटॉन उतनी ही दूरी चलने में T2 समय लगता है। जितना दूर, सपोज कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाता तो ये T1 समय लेता। और यहीं तक अगर प्रोटॉन जाता तो ये कितना टाइम लेता, T2 टाइम लेता। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नगण्य मानते हुए T2/T1 का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सोल्व सोल्व करते हैं। हमें T2/T1 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, पहले इसका मैं त्वरण निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन का त्वरण, बेहतर इलेक्ट्रॉन का त्वरण। हमें पता है त्वरण के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, A = E इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन द्रव्यमान से, इस वाले फॉर्मूले से। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, वैद्युत क्षेत्र है मान लो E, और अपन द्रव्यमान कितना गिवन है इलेक्ट्रॉन का, तो वो ले लेंगे हम ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार प्रोटॉन पर त्वरण कितना हो जाएगा, इसी प्रकार प्रोटॉन पर त्वरण कितना हो जाएगा। प्रोटॉन पर अगर हम त्वरण की बात कर ले रहे हैं AP, तो सेम चीज़ है। देखो प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, E होता है इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना विस्थापित होता है। ये जो विस्थापन कह दो, दूरी कर दो, ये निकालेंगे। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमारे पास त्वरण है, समय है T1, तो और प्रारंभिक वेग है हमारे पास। ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से आ जाते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति के द्वितीय समीकरण से ये होता है ना फॉर्मूला, S = UT+½ AT²। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो S = प्रारंभिक वेग कितना है, 0, तो ये टोटली 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अपनी जगह। ए त्वरण कितना है इलेक्ट्रॉन का, ई अपॉन ई कैपिटल ई अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा ME, और इनटू टाइम कितना लेता है इलेक्ट्रॉन, ये लेता है T1, तो T1 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, S = ½ अपॉन ME इंटू T1², ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इतना ही विस्थापन क्या हो जाएगा, इसी प्रकार प्रोटॉन का भी हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोटॉन का विस्थापन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का विस्थापन देखना सेम होगा। प्रोटॉन का विस्थापन कितना हो जाएगा, S = सेम 1/2, तो इसमें भी रह जाएगा। त्वरण इसका भी क्या है, ई अपॉन, और कितना है यहाँ पे MP आ जाएगा, बस MP इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 7। चूंकि ये कह रहा है दोनों का विस्थापन क्या है, सेम है, तो ये जो विस्थापन हमने कैलकुलेट किया और ये वाला विस्थापन क्या कर दोगे, सेम रख दोगे। तो क्या हो जाएगा, चूंकि विस्थापन समान है तो ये क्या हो जाएगा, ½ E इंटू कैपिटल E अपॉन ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T1 का स्क्वायर बराबर ये वाला प्रोटॉन का विस्थापन रख दो, ½ E इंटू कैपिटल E अपॉन MP इंटू T2 का स्क्वायर। चलो यहाँ मैं थोड़ा पेन के चेंज कर लेता हूँ, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल आउट,
ई से ई खत्म और कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल आउट। तो क्या बचा, क्या हमारे पास, उसको ले लेते हैं अब हम। क्या बचा यहाँ पे बचा T1 स्क्वायर अपॉन एम ई इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर अपॉन एम पी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज देते हैं, T2 को यहाँ ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और अपॉन मास ऑफ प्रोटोन आ जाए। तो इधर स्क्वायर दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम ई अपॉन एम पी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एम ई अपॉन एम पी। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं, एम ई अपॉन एम पी T2, ये वाला, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित स्थान में वैद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र जो है वो तो क्या है, त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर लग रहा है, जिसे ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई बराबर ए आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये स्मॉल ए त्रिज्या के गोले में जिसका केंद्र वैद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर स्थित है, आवेश का मान होगा। ये देखो, सपोज कर लो ये कोई इस तरीके से क्या कहते हैं इसे, गोल है। इसको मूल बिंदु पर कोई आवेश रखा हो, हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बाहर की ओर है, त्रिज्यीय रूप से कैसे है ये, बाहर की ओर इस तरीके से। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दिया गया है यहाँ पे, लिख देते हैं इसे, ई बराबर क्या है, ए आर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया बस। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ए त्रिज्या के गोले में जिसका केंद्र वैद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर है, आवेश का मान ज्ञात करना। तो हमें पता है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी गिवन है, ए, तो आर की जगह यहाँ ए बरा, यहाँ आर की जगह क्या रख दोगे, आर इज इक्वल्स टू ए। तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको मान ले रहा हूँ समीकरण में, ई की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए आर। तो ए आर इज इक्वल्स टू, अच्छा आर ना रखे यहाँ पे ना, आर की जगह क्या कर दो, ए कर दो, क्योंकि त्रिज्या कितना की स्मॉल है। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी को भेज दो यहाँ से डिवाइड में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए इंटू 4πε0 ए की क्यू, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, अब आगे कर देंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा, 4πε0 ए इंटू ए की क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखना है यहाँ पे, ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है। क्यू इज टू 4πε0 ए अपॉन ए स्क्वायर, ये तो गलत है। ये ए अपॉन ए स्क्वायर, ये भी गलत है। 4πε0, ये वाला ना अपोन हटा देना मेरे हिसाब से, ऑप्शन में गलत है, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, हाँ ये अपोन हटा देना यहाँ से, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हमारे पास। 18 पे ये कह रहा है, यदि किसी क्षेत्रफल को क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा से का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस प्रकार झुकाया जाता है कि क्षेत्रफल के तल पर अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तब इस क्षेत्रफल से गुजर रहे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में, बल रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा। यहाँ पे ए को क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे डेल्टा एस है, तो फाई को क्या लिख दोगे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, बस यही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ई अपॉन डेल्टा एस गलत है, ई डेल्टा एस कोस थीटा का समानुपाती होता है, ई डेल्टा एस कोस थीटा के बराबर होता है, समानुपाती ना होता, यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, एक क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है एवं इसकी दिशा निर्देशित होती है। देखो, कोई एक एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर सपोज कर लीजिए मेरा हाथ है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की होता है। लंबवत का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री कोण बना। क्षेत्रफल के समांतर, तो ऑप्शन देख ले, क्षेत्रफल के समांतर गलत है। क्षेत्रफल के तल के साथ 45 डिग्री कोण पर, यह भी गलत है। क्षेत्रफल के तल के साथ 90 डिग्री के कोण पर, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, एक अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा एस द्वारा वैद्युत फ्लक्स फाई है,
यह क्षेत्रफल एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तब इसका मान क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जो कहते हो ना, ई ए कॉस थीटा, या इसको मैं फाई इज इक्वल्स टू ई ए की जगह यहाँ पे डेल्टा एस दे रखा, डेल्टा एस कॉस थीटा। अब हमें पता है कि सपोज कर लो दो वेक्टर अगर इस तरीके से हो, ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यही बस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख लो, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा correct? अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस डॉट वेक्टर ई, क्योंकि जो ये होता है इसको आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रखा है कि चित्र में दिखाया गया द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बस सिंपली वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता, टू एल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे दूरी कितना दिया है? दूरी टू ए है, तो दूरी टू ए लिख दोगे, वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? पी इज इक्वल टू हमारा यही है, ये ऑप्शन ये करेक्ट है, वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए पी कैप, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 22। किसी द्विध्रुव का आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र समानुपाती है। द्विध्रुव का आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? द्विध्रुव के कारण क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर स्थित किसी में भी, सपोज कर लो हमें पता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की क्यूब। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में क्या रिलेशन हो जाता है? ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर की क्यूब। अगर मैं निरक्षीय की बात कर लूँ, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाता है? ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो ई और दूरी में कैसा रिलेशन होता है? ई इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर की क्यूब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/r की क्यूब के समानुपाती किसके होता है? 1/r की क्यूब के। 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, सूची एक भौतिक राशियों को सूची दो में से संबंधित से सम्मिलित कीजिए, मतलब मैच द फॉलोइंग एक तरीके से। पहला ऑप्शन ये है इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स और बल युग्म आघूर्ण। हमें पता है बल युग्म आघूर्ण पहले इनका, अच्छा इसमें यह है सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, धनात्मक आवेश की ओर, धनात्मक आवेश से दूर। तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? धनात्मक आवेश से दूर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होता है? धनात्मक आवेश से दूर होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यही तो होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, मतलब ये क्या होगा? अदिश गुणनफल। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? अदिश गुणनफल। उसके बाद अगर बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? पी क्रॉस ई, मतलब ये सदिश गुणनफल हो जाएगा ये वाला हमारा। और उसके बाद क्या रहेगा? एक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? धनात्मक आवेश की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? धनात्मक आवेश की ओर। तो हम इसका कौन, जो भी ऑप्शन आएगा क्या होगा देखना, ए किससे मैच कर रहा? तीसरे से। बी किससे मैच कर रहा है? बी मैच कर रहा चौथे से। सी किससे मैच कर रहा? दूसरे से। और डी मैच कर रहा पहले से। ये मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? एक आवेश क्यू खुले मुंह के बेलनाकार पात्र के केंद्र पर रखा है। कोई एक आवेश क्यू है जो कि खुले मुंह के बेलनाकार, बेलनाकार पात्र तो तुम्हें पता है ये इस तरीके से कुछ होता है बेलनाकार पात्र, ये रहा, ये खुले मुंह का बेलनाकार पात्र है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसके कहाँ रखा हुआ? खुले मुंह के बेलना पात्र के केंद्र पर रखा हुआ, यहाँ पे कहीं रखा हुआ। इस पात्र की सतह से गुजरने वाले फ्लक्स होगा। अगर ये यहाँ रखा होता बीच में, तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे रखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है, किसी घन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? किसी घन घन के अंदर ई परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं। ठीक है, घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? देखो क्या कह रहा है, द्विध्रुव रखा हुआ है, ई परिमाण का, परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव। हमें पता है कि सपोज कर लो द्विध्रुव क्या होता है, एक पे प्लस क्यू आवेश हो और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश हो, यही तो होता है, एक पे प्लस और दूसरे पे। तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? नेट आवेश की बात कर लेते हैं,
तो वो कितना होता है 0। अब एक अगर द्विध्रुव पे नेट आवेश शून्य है तो 8 पे भी तो क्या होगा, नेट आवेश शून्य होगा। अगर नेट आवेश शून्य है तो तुम 8 रख दो चाहे 80 रख दो, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ही तो निकालना। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नोट। अगर क्यू 0 है तो 0 अपन एप्सिलॉन नोट, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। चाहे एक रख दो या 8 रख दो, कितना ही रख दो यहाँ पे, क्योंकि द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। तो इस वजह से उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। चलो, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा क्वेश्चन, दो अनंत समतल और समांतर तलों के बीच की दूरी डी है। ये कोई समांतर तल है, इनके बीच की दूरी कितना है, डी है। ठीक है, उन पर बराबर एवं विपरीत आवेश है। इस पे सपोज कर लो प्लस आवेश है, तो इस पे कैसा है, माइनस आवेश है। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इस पे का प्लस सिग्मा, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। तलों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये कह रहा है तलों के बीच में, यहाँ पे कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। हमें पता है अनंत लंबाई के कारण, अनंत अनंत समतल चादर के कारण, उत्पन्न पृष्ठ, चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से क्या होता है, दूर की ओर, और माइनस की ओर होता है। वो मैं बीच में कहीं भी, चूंकि ये दूरी पे डिपेंड न कर रहा, मैं कहीं भी ले लूँ पॉइंट, तो यहाँ पे प्लस के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन प्लस से दूर की ओर, और माइनस की ओर मैं मान ले रहा हूँ प्लस, ये प्लस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा E1, माइनस वाले के कारण क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 का मान भी इतना ही आएगा, क्योंकि परिमाण तो दोनों का सेम ही है। तो E1 की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड कर दो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, ऑप्शन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, करेक्ट है। 27वें का ऑप्शन बी। चल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। वायु में स्थित एकांक धनावेश, आवेश कितना है इस बार, आवेश 1 है, उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का मान कितना होता है। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। हमें धनावेश गिवन है तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नोट। 1/एप्सिलॉन नोट कहीं भी ना, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो एप्सिलॉन नोट की पावर -1, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक आवेश Q, एक आवेश Q त्रिज्या R के किसी गौसियन गोलाकार पृष्ठ से प्रविष्ट है। परिवेष्ट का मतलब इस तरीके से घिरा हुआ। यदि त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो ये एक आवेश Q त्रिज्या R के किसी गौसियन गोलाकार पृष्ठ से, गौसियन गोलाकार पृष्ठ से इस तरीके से प्रविष्ट है, मतलब घिरा हुआ है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ इस तरीके से घिरा हुआ है आवेश की ओर, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहर की ओर विद्युत फ्लक्स, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा। अच्छा पहली बात तो ये बताओ, फाई जो होता है वो त्रिज्या पे डिपेंड करता है ना। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चाहे तुम इसको 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वही रहेगा। 29 का क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है। तो आज हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 14 15 13 14 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।